मेरा नाम ममता है, मैं गांव जैंदापुर की सरपंच हूँ। जी ममता जी, आप घूंघट प्रथा के खिलाफ लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके लिए? जब मैं सरपंच बने थे तो मुझे ये ड्रॉबैक्स लगी। जब मैं मीटिंग्स में जाते थे तो वहाँ पे लेडीज़ सरपंच नहीं आती थी, इवन अपनी बातें नहीं कह पाती थी। जो भी आती थी वो घूंघट पे रहती थी। मैक्सिमम उनके हस्बैंड वहाँ पहुँचते थे। तो मुझे फील हुआ फिर ये क्यों लड़ते हैं सरपंच, ये लेडीज़ को क्यों आगे करते हैं? क्या हम कैपेबल नहीं हैं करने के लिए? इसके बारे में मैं और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी बातें की कि ये क्या क्या समाज है जहाँ पे आप तो चौधराहट तो चाहते हो पर लेडीज़ को सामने नहीं आने देना चाहते। आप मेंबरी करवा रहे हो, लेडीज़ सीट आती है तो आप आगे करते हो। तो ये प्रथा को हम ख़त्म करना चाहते थे। हमने जब गांव में मैंने जब फील्ड वर्क शुरू किया, धीरे धीरे से गांव में जैसे लोगों से संपर्क करना शुरू किया, तो ये ड्रॉबैक्स मुझे लगने लगी थी कि हाँ भाई, लेडीज़ आगे आना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, पर घूंघट प्रथा जो है ये आगे आने नहीं दे रहा है। जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, पीटीएम्स है, हाँ आप ये किसी का मोहताज रहेंगी, हाँ भाई उनके साथ मुझे जाना है, हस्बैंड ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर ये घर पे बच्चे हमारे, हमें जाना है, उनके बारे भविष्य के बारे में हमें सोचना है। तो ये लेडीज़ का पहला स्टेप है कि अपने बच्चों के प्रति वो जब बच्चों के प्रति कैसे जागरूक होंगे? बच्चा आपके साथ खेलना चाहता है, आप घूंघट में हो, किसके साथ खिलाओगे आप? ये खुद तो मम्मी तो पहले चीज़ है, जो घर से ही तो बच्चे सीखते हैं। जब आप ही नहीं सिखाओगे तो वो कैसे सीखेंगे? फिर उसके बाद फिर मैं जैसे दफ्तरों में जाते थे अपनी जो पंचायत के काम लेके, वहाँ पे भी यही देखना, अरे ये सरपंच है। तो ये बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं था, लेकिन इनकी जो सोच थी ये काफ़ी थी कि ये लेडीज़ों के कैसे काम कर रही है। पर मैंने वो साबित किया कि भाई लेडीज़ किसी से भी पीछे नहीं है। और मुझे खुशी की बात है, मेरे गांव की जो जैंदापुर की जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो आगे आ रही हैं, अपना छोटे छोटे काम वो स्वयं कर रही हैं। 4 साल हो गए ये मेरे सरपंच बने हुए। पहली बार इस 26 जनवरी को हमारी गांव की महिलाएं स्कूल तक गई अपने बच्चों का, अपने खुद के बच्चों का प्रोग्राम देखने के लिए। ये बड़ी अचीवमेंट थी। जैसे कहा जाता है कि बूंद बूंद करके सागर भरता है, तो शुरुआत कैसे हुई, उसके बाद अगला स्टेप क्या रहा, दिक्कतें क्या क्या आई, आप ज़रा बताएंगे? दिक्कतें ये आई थी जब ये स्वयं सहायता समूह बनी थी, तो मैं घर घर पे जाके हम बनवाते थे जैसे। तो ये दिक्कत आई थी लेडीज़, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम बैंक नहीं जा सकते, हम फिर वहाँ नहीं जा सकते। जब एक ग्रुप खुला, वो जब आगे एक्टिव होकर आने शुरू हुआ, तो उसके बाद दूसरी ग्रुप खुली, उसमें भी लेडीज़ आगे आने। अब ये वीकली मीटिंग्स करती है, अपने बैंक्स का काम, इनको देखा देखी समाज आगे बढ़ रहा है, महिलाएँ आगे आ रही हैं। तो आप जब लोगों से मिलती हैं, बहुएं जो नई ब्याह के इस गांव में आ रही हैं, तो किस तरह की बातचीत से आप शुरुआत करती हैं? ज़्यादा अपने शब्दों में घूंघट शब्द का प्रयोग करना, किस तरह की बातचीत शुरुआत करते हैं? कोई बेटी ब्याह के आई यहाँ पर कहीं से, वो घूंघट करती है, तो आप उससे अगर मिलती है तो शुरुआत कैसे की जाती है? जिसे कहा जाता है ब्रेकिंग द आइस। जब वो घूंघट कर रही थी तो एक दिन ये बात आई थी, अभी एक हमारे ओमवती है गांव जैंदापुर की, उसने जब वो घूंघट करा, लेकिन एक बच्चे की उसने जान बचाई है। अपने जो चुन्नी होती है, घूंघट हटाया उसने, घूंघट प्रथा हटा के खेत से लेकर भाग के उसकी ब्लीडिंग बंद की। अगर थोड़ी देर और हो जाती उस बच्चे की काफ़ी ब्लड ख़त्म हो जाती है, तो उसे बचाना मुश्किल होता है, उसकी हाथ बचानी मुश्किल हो जाती है। उस दिन उसने घूंघट प्रथा तोड़ी है। तो इसका इनिशिएटिव ये यहीं से चल रहा है कि घूंघट हम छोड़ रहे हैं। चौपाल पे पहले नहीं आती थी लेडीज़, अब चौपाल पे आ रही है। घूंघट प्रथा यहाँ ख़त्म हो रही, पहले चौपाल की तरफ घूंघट करके चलती थी, अब वो घूंघट चौपाल पे पहला स्टेप उनका चला है, चढ़ रही हैं वो घूंघट ख़त्म करके, नहीं तो पहले चौपाल की तरफ से जा रहे थे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ओमवती है, मेरा गांव जैंदापुर है। ओमवती, क्या हुआ था उस दिन जब आपने एक बच्चे को अपने घूंघट किया हुआ था, घूंघट उतार दिया, और क्या कहानी थी? सर वो बच्चा हमारी ही 12 पे हमारी ही चारा काटने मशीन से चारा काट रहा था। उस टाइम मैं भी उधर ही पहुंच गई, लेकिन गई तो पानी देखने के लिए थी खेतों में। उसको देखा, वो चिल्लाया तो मैं वहां से भागी। भागने के बाद मैंने उसके हाथ को पकड़ा तो वो खिंचा नहीं मशीन से, और उसकी आधी आधी उंगलियां कट गई। कोशिश पूरी करी, लेकिन उस टाइम जो मशीन पे पटा था वो उसको उतारा और उसके हाथ को खींचा। उसके हाथ में खून बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने अपनी जो लत्ती थी, घूंघट मार रखा था जिसका, वो लत्ती मैंने सिर से उतारी और उसके हाथ पे पूरी लपेट दी। लपेटने के बाद मैं उसके साथ साथ गांव के हॉस्पिटल तक बगैर घूंघट के भागी आई। लेकिन लोगों ने बहुत ही ऐतराज़ किया कि उसकी घरवाली बगैर घूंघट के हॉस्पिटल तक आई, लेकिन मुझे उस टाइम घूंघट की नहीं, उस बच्चे के हाथ की पड़ी थी, इसलिए मैंने घूंघट ना करके उसके हाथ को बचाने की सोची।
जब आपने घूंघट उतारा, जब शादी को कितना समय हो गया आपकी को? सर जब मेरी शादी को 15 साल हो गए थे। 15 साल से आप लगातार घूंघट कर रही थी। हाँ जी। आज घूंघट हटा दिया, कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा फील कर रहे हैं सर। तो जब बच्चे के हाथ में चोट लगी, उसको आपने अपनी लत्ती से, अपने घूंघट से उतार के हॉस्पिटल तक कितना डिस्टेंस रहा? लोगों ने आपको बिना घूंघट के भी देखा? हाँ सर खूब देखा, सारे लोगों ने देखा था। इधर पूरे गांव के 12 गांव के इस तरफ है और हॉस्पिटल गांव के उस तरफ है। तो उस समय आपने अपने घूंघट की परवाह करे बिना, मतलब उस बच्चे की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपना घूंघट उतार दिया, तो किस तरीके के ताने आपको सुनने पड़े? सर औरतें लोग सब कहते थे कि भाई हरिचंद की घरवाली है, वो घूंघट के बगैर सारे गांव के पूरी चारों तरफ से हॉस्पिटल गई है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा। क्या उन लोगों से आपने कभी बोला कि उस घूंघट मेरा ज़रूरी था या इस बच्चे के हाथ को बचाना ज़रूरी था? सर ये बोला था मैंने कि भाई मुझे घूंघट ज़रूरी नहीं लगा। नहीं, आपसे भी मैं कहती हूँ कि क्या घूंघट ज़रूरी था या उसके हाथ का खून बहना ज़रूरी था? तब वो कह रहे थे कि वहाँ इतने सदस्य आ गए थे, आपको उसी समय छोड़ देना था वो हाथ और अपनी चुन्नी सिर पे घेर लेनी। यानी कि उस बच्चे के साथ अगर उसकी उंगलियां कट गई, उसका हाथ कट गया और ब्लीडिंग खून बह रहा है, तो घूंघट करना जरूरी था, उसको ब्लड छोड़ दो, ये बोला गया? हाँ जी। फिर मैंने बोला था कि मुझे घूंघट जरूरी नहीं है, उसका खून न जाए ये जरूरी है। तो कितना समय हो गया इस घटना को? इस घटना को सर 8 साल हो गए। आज जब आपने बिना घूंघट के नंगे सिर आपने उस बच्चे के लिए अपना घूंघट उतारा और आज आप बिना घूंघट के हमारे सामने बैठे हो, क्या कहना चाहेंगे? कैसे ये इतना बदलाव क्यों हुआ? सर उस बच्चे के हाथ को बचाने के ही कारण ये बदलाव हुआ मेरे में। तो उसके बाद आपने कभी घूंघट नहीं किया? करती हूँ। अब जैसे आपके गांव की सरपंच हैं, अब उन्होंने, और वीडियो मैडम भी है, आप इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ है, आप भी यहाँ देखे होंगे कि जब महिलाएं बिना वो खुद घूंघट नहीं करती तो आप क्यों घूंघट करते हैं आप? सर लोगों का ताना सुनने के कारण करना पड़ता है। जब आपने उस बच्चे के हाथ को बचाने के लिए अपने सर से घूंघट उतार दिया, नंगे सिर हॉस्पिटल तक उसको लेके पहुंचे, तो उस समय से लेके क्या आज तक आपने घूंघट किया? सर उस दिन के बाद जब से मैंने उसके हाथ की ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपनी सिर की लत्ती उतारी और घूंघट को खोला, उस दिन से आज तक 8 साल से मैंने घूंघट नहीं किया। मुझे घूंघट ज़रूरी नहीं लगा। उस बच्चे के हाथ को बचाने के कारण तब घूंघट खुल गया तो फिर खुल ही गया, उसके बाद घूंघट नहीं किया मैंने। घूंघट प्रथा को हटाया जाए, ये एक औरत के लिए घुटन है, क्योंकि घूंघट में हम औरतें नहीं तो बैंक में जा सकती हैं, नहीं किसी से बोल सकती हैं, नहीं अपनी कोई समस्या को हल करने के लिए दूसरे से कह सकती हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि जब आप कोई बेटी ब्याह के आई, उसकी सबसे पहले शुरुआत आप कैसे करते हैं उसको बताने की, इस प्रथा के बारे में? जैसे बच्ची आती हैं, जैसे हम उनकी मुंह दिखाई की रस्म पे जाते हैं, तो वहाँ पे मैं कहते हैं उनकी जैसे सास हो गई, हम बोले ये तो पढ़ी लिखी बच्ची है, नौकरी करवाओ, क्या घूंघट में रखा है आपने, इसे इतना पढ़ा लिखा बालक है, अब इसको घर में क्या करेंगे? घर का काम तो हमारा है ही है कि हम भाई रोटी पका रहे, बच्चों की देखभाल, लेकिन इनकी अपनी पहचान है समाज में, वो बननी चाहिए। घूंघट के रहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। बच्चे बाहर जाते हैं, बहुएं जैसे कोई टीचर्स लग रही है, कोई प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रही है। एक हमारे गाँव की तो दिल्ली पुलिस में लगी, जो यहाँ से ही उसने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो उसने क्लियर किया और एंट्रेंस वगैरह जो क्लियर करके दिल्ली पुलिस में उसकी हुई थी पिछले साल, तो वो आज पैंट शर्ट पहन रही है। अगर वो घूंघट में रहते हैं, उसने अगर वो घूंघट प्रथा पर रहते तो वो नहीं कर पाती। उनके पेरेंट्स जो होते हैं, इन लॉज होते हैं, अगर वो घूंघट के उसमें इतनी रहती तो उसको कभी दिल्ली पुलिस में नहीं भेजते। अभी तो हमारी एक जो बहू है, उसने MA BEd उसके सास ससुर ने यहीं से करवाया है। अगर वो चाहते तो घूंघट प्रथा रख सकते थे, पर उन्होंने उस घूंघट प्रथा को तोड़ा है। अपनी बहू को आगे भेजा, पढ़ाई करवाई, क्योंकि उसकी इच्छा थी, वो BA करके आई थी, पढ़ने में होशियार है, तो उसकी पढ़ाई बंद नहीं की करी। आज वो प्राइवेट स्कूल में टीचिंग का काम कर रही है। तो ये सफ़र बहुत मुश्किल है, ये तो तय है। बिल्कुल ठीक है, तो इस सफ़र में आने वाली मुश्किलात जो अब तक आई हैं वो क्या हैं और आगे क्या दिखती हैं आपको? दिक्कत ये है कि जैसे औरतों को आगे आना होगा, औरतों का ही समर्थन करना होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि
यही औरतें करेंगी, हाँ भाई ये घूंघट नहीं कर रही है फलाना, मुझे भी दिक्कत आती। पर आज हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग जो हैं यहाँ के मौजूद जो पंच हैं, जो हमारे गांव के जो जेंट्स हैं, वो भी मुझे आगे करते हैं। कोई भी आ जाएगा, ये हमारी सरपंच है, अरे आओ यहाँ बैठो, स्टेज पे अपने बराबर कुर्सी में बैठाते हैं वो मुझे। वो घूंघट बोलते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। एक दिन एक लेडीज़ ने कहा ये तो पर्दा नहीं करती है, तो एक बड़े बुजुर्ग ने बहुत अच्छे से कहा हमें ऐसी ही अच्छी लगती बिना घूंघट के, घूंघट करके वो क्या तरक्की करवा लेगी। उसी टाइम उनके औरत का उन्होंने मुंह बंद करवा दिया। जी, तो अभी आप बता रहे थे कि ऐसे बहुत सी लेडीज़ हैं जो घूंघट हटा रही हैं, तो सबसे बड़ा कोई केस आपको याद आता हो जिसने घूंघट हटाया हो और बड़ी परेशानी का सामना किया हो, परिवार ने सपोर्ट ना किया हो, तो किस तरह की बातें उसे सुनने को मिली? अभी हमारे यहाँ एक फौजी की वाइफ हैं बाला, आपने शायद इंटरव्यू भी लिया उनकी। उनके हस्बैंड फ़ौज में हैं, उन पे बच्चे हैं, यहाँ पे ससुर उनके साथ रहते थे। अब वो किससे बात करें, तो उन्होंने, उनकी शादी 23-24 साल हो गई, उन्होंने कम से कम 20 साल से हटा दिया। काफ़ी ताना भी सुना होगा, परिवार में भी सुना होगा, जेठों ने कहा होगा, लेकिन उसने डट के सामना किया और अपने हर चीज़, वो अपनी छोटी से छोटी चीज़ अपने बच्चों के एजुकेशन से लेके खुद आगे आती है। घूंघट प्रथा उन्होंने समाप्त किया है, पर ऐसा नहीं है कि घूंघट प्रथा समाप्त किया, उन्होंने इज्जत घटा दी हो किसी की, अपने जेठ की इज्जत नहीं की होगी, अपने ससुर की इज्जत नहीं, लेकिन एज ए बाप बेटी बात करते, जैसे पिता बात कर रहा हो वैसे वो बात करती है। खुद अपने खेतों पे डाल रही है, खाद वगैरह सब लाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बाला देवी, मैं जैंदापुर की रहने वाली हूँ, मानपुर गांव की बेटी हूँ। माला जी, घूंघट को लेकर क्या विचार है? क्या घूंघट के बाद सर, मेरा फौजी आदमी है, मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरा आदमी को कोई दिक्कत नहीं मेरे से, घूंघट मारे या ना मारे, उन्हें बस इज्जत करनी है। इज्जत तो बिना घूंघट भी मार सकते हैं। आज से मेरी शादी को हो गए 23 साल, मेरे अपने बुढ़े से घूंघटों का निकाले हुए 20 साल हो गए मुझे, तो मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बारे में लोगों ने बोला था एक ये लेडीज़ बदतमीज़ है, ये किसी से पर्दा नहीं करती है, ये शर्म नहीं करती है, लेकिन मैंने उस चीज़ का कोई रियायत नहीं किया। मैं जैसी हूँ, ये मेरा डिसीजन है अपना, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीऊँगी, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं गंदा काम करती हूँ, नहीं मुझे गंदी चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन घूंघट है वो मेरी अपनी लाइफ है। ये बिजली का बिल है, ये अनाज की बकौती है। मेरा आदमी जैसे आर्मी में लगे हुए हैं, मैं पूरा काम अपना खुद करती हूँ, बाजार जाती हूँ, बिजली का बिल भरती हूँ, ये जैसे बैंक के अड्डे के कुछ भी सामान लाना, हर काम में खुद करती हूँ। मुझे किसी से नहीं डर है, नहीं मुझे किसी से शर्म है। शर्म है वो मेरे अंदर है। जब आप बिजली का बिल भरने के लिए गए थे तो हाँ, वहाँ कुछ ना कुछ तो हाँ बोला था, ये लेडीज आ रही है, ये सबसे ज़्यादा धींग रहा है, ये सबसे ज़्यादा बोलती है, ये सबसे पहले बिल भर के जाएगी, ये बोलते थे मेरे बारे में। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे अपना काम करना है तो करना है। जब आप लोगों के पास जाते हो, खुद हाँ, बता रहे हैं कि आपके जो हस्बैंड है वो फौज में है, हाँ, तो हर तरीके की जो दिनचर्या होती है, घरेलू काम होते हैं, हाँ, आप उनको खुद करती हैं? हाँ मैं खुद करती हूँ। मैं अनाज भी खुद बेचती हूँ, धान भी खुद बेचती हूँ, बीज भी खुद खरीद के लाती हूँ, खाद भी खुद खरीद के लाती हूँ। मैं अपना काम अपने डिपेंड पे करती हूँ। आज 23 साल आपकी शादी को हाँ हो गए, 23 साल मेरी शादी हो गई। 20 साल से आप घूंघट नहीं कर हाँ रहे। नहीं निकाल रही मैं घूंघट। आज गांव के अंदर 20 साल बाद और आज का बदलाव कितना इतना बदलाव है, एक वो चाहे मेरे को देखने या अभी नई वो आ रही है, नई लड़की, नई शादी है रही है। अभी ज़्यादातर मैं गांव में घूमती हूँ तो ऐसी बहुत ज़्यादा लेडीज है जो अपने ससुर जेठ से पर्दा नहीं करती है। इतना बदलाव मैंने देखा है। क्या क्या बदलाव ये किसकी वजह से आया? ये आई हुई जैसे ये नई रजिस्ट्रेशन है, इसकी वजह लगा लो या कुछ भी लगा लो। मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, MSc करा रही हूँ, एक लड़की को BC करा रही हूँ। मेरा सोच यही है, मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करना चाहती। पढ़ो, अपने पैरों पे खड़ा हो, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, उस घर में रिश्ता करने के राजी हूँ मैं, जो दहेज नहीं मांगे, सिर्फ मेरी बेटी को लेके जाए। तो वहाँ अगर जैसे आपने अभी यहाँ घूंघट नहीं किया, क्या ये भी आपकी शर्त होगी? हाँ ये भी मेरी शर्त होगी, मेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी। नहीं मैंने किया, नहीं मेरी बेटी करेगी, ये मेरी शर्त होगी पहली उनसे। अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई घूंघट करो, हाँ, और घूंघट करना बहुत जरूरी है, हाँ, तो क्या करोगे आप? तो घूंघट ही थोड़ी है सब कुछ, अंदर से भी शर्म है अपनी, ये थोड़ी हम घूंघट करके ही शर्म कर सकते हैं। वो जो हमारे अंदर की फीलिंग है, सेवा है, जैसे ये बड़े छोटों की कान है, मर्यादा है, वो तो हम उघार के कर सकते हैं। जब मैंने 20 साल से नहीं मारा तो अभी पूछो गांव पड़ोस में मैं किसके साथ घूमने जा रही हूँ, किसके साथ गलत बात कर रही हूँ। और कोई जो मतलब अगर गांव के और जैसे अब जैसे चल रहा है, हाँ, और ज्यादातर महिला घूंघट, और गांव के बुजुर्ग लोग हैं जबरदस्ती जोर जबरदस्ती घूंघट करो, बोलते हैं जी ये मैंने झेला है, मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैंने ये बात झेली है। ये जो गांव की 20 साल थोड़े नहीं होते, मैंने बहुत झेली है। मेरे ससुर हम आपस में बात करते थे, लेडीज बात करती थी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये मेरे पिता, मैं इसकी बेटी हूँ।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ज्यादा जबरदस्ती घूंघट करवाना जो चाहते ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं ना, उनकी ऐसी बहू आनी चाहिए मेरी जैसी, जो उन्हें ज़बरदस्ती घूंघट निकालना सिखाए। आपने घूंघट कब निकाला और क्यों निकाला? मैंने घूंघट ये निकाला, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, मुझे प्रॉब्लम होती थी कुछ बोलने के लिए या कुछ सामान के लिए, तो मैंने अपने ससुर से घूंघट निकाल दिया। मैं उसे बाबा बोलती थी, कोई अपनी प्रॉब्लम है, कोई शेयर है या कोई बात है, मैं उससे शेयर करती थी, बातचीत भी करते थे हम ऐसे मुड़ा कुर्सी बैठ के, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। लेकिन लेडीज़ बहुत बात बनाती थी, देखो ससुर बहू बैठे हैं, ससुर बहू बैठे हैं तो क्या बात है, हम बाप बेटी बैठे हैं, इसमें क्या बुराई है। अभी कुछ गांव के बड़े बूढ़े अगर पंचायत करें और ये कहें कि इस गांव में घूंघट तो जरूरी है, प्रथा है, अगर मेरी जैसी 10 लेडीज इकट्ठी हो जाए ना, तो पंचायत और गांव के बड़े बूढ़े लोग और जवान और बुजुर्ग सबकी लाइन पत्ता मैं काट दूंगी उसकी। अगर 10 लेडीज मेरे जैसी हो जाए तो, जैसे एक सरपंच है, एक मैं हूँ और 5-6 लेडीज और जुड़ जाए हमारे साथ, तो हम पूरे समाज बदल देंगे। आपको आने वाला समय इस गांव में कैसा दिख रहा है? हमारे गांव में ऐसा दिख रहा है कि महिलाएं पुरुष से कदम मिला के आगे बढ़ेंगी, बराबरी का दर्जा पाएंगी, कि जो आज पुरुष काम कर सकते हैं वो महिलाएं भी कर सकती हैं। और हमारी जो आने वाली बेटियां हैं उनके हाथों में तिरंगा भी दिखेगा, जो आगे देश को संभालेंगी। अभी तो हमारे गांव से एक ही ने अभी पुलिस में गई हैं, आगे हम उम्मीद करते हैं कि हर घर से एक बेटी जाए, जैसे कहते हैं ना फौज में हर घर से एक बेटा हो, हम ये चाहते हैं कि हमारे हर घर से एक बेटी भी फौज में भर्ती हो। जी, तो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे यूथ को जो अब गांव में मान लीजिए शादी करके जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब जो यूथ जो है हमारी, जो अब जनरेशन जो शादी कर रही है, जयमाल तो आप घूंघट उठा के करवाते हो, जब आप बारात ले जाते हो जयमाल जब पड़ती है, जब वो घूंघट उठा दिए वहाँ से तो उसको दोबारा मत करवाइए। युवाओं से ये है कि अपने कम से कम अपने घरों में से तो ये प्रथा, घूंघट प्रथा तो हटाए। जब ऑलरेडी समाज ने पूरी आपकी जयमाल के टाइम पे देख ली है, उसके बाद घूंघट करने का कोई वजूद नहीं रह जाता है। घूंघट प्रथा ऐसा है, ये मुग़लों के ज़माने से आया है। पहले हमारे जो हिंदू कल्चर था, जो हिंदुस्तान का जो मेन अपना कल्चर था, वो उसमें घूंघट प्रथा नहीं थी। हमारे जो महारानी थी, जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो कभी घूंघट नहीं करते थे। ये तो मुग़लों के ज़माने से हम अपनी बहू बेटी बचाने के चक्कर में कि वो उनकी सुंदरता मुग़ल उठा के ना ले जाए, वहाँ से घूंघट प्रथा शुरू हुई है। हिंदुस्तान में घूंघट प्रथा ना कल थी ना आज है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में नहीं रहेगी ये, इसकी कोशिश हम सारे कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप जो काम कर रही हैं उसका विरोध शुरू हो जाए और कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे पंचायत में और तय कर लें कि नहीं घूंघट प्रथा ज़रूरी और ये होनी चाहिए। ऐसे कुछ गांव हमने देखे हैं, वो विरोध की तैयारी भी कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? हमारे गांव में ये सौभाग्य है कि हमारे बड़े बुजुर्ग काफ़ी समझदार हैं, पुरुष काफ़ी समझदार है। मुझे ही आगे जब वो कर रहे हैं तो अपनी बहू बेटियों को क्यों नहीं आगे करेंगे वो। ये तो खुद की है कि ये खुद कितना तोड़ना चाहती है घूंघट प्रथा। हमारे यहाँ जो पुरुष समाज है वो इतना विरोध नहीं करता है। जैंदापुर में जहाँ तक मैंने 4 सालों में देखा है, ये हर जगह किसी मंत्री से मिलाना हो, मुझे आगे कर दे, स्टेज पे मुझे खुद बुलाते हैं। कोई भी अधिकारी आता है, मुझे खुद ले जाते हैं, बोलते हैं, मेरे हस्बैंड को बोलते नहीं हम इसके साथ जाएंगे, कोई कहीं वीडियो ऑफिस जाना हो, कहीं जाना हो, जैसे पंचायत की पूरी ज़रूरत होती है जब बड़े बुजुर्गों की, तो खुद जाते हैं, मुझे खुद लेके जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे तो स्कूटी चलानी थी, गाड़ी नहीं, कोई बात नहीं हम टेम्पो में आएंगे, तुम स्कूटी पे चलो। तो आपके गांव में अभी बहुत सी महिलाएं हैं जो घूंघट करती हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? घूंघट इनकी हटेगी सर, ये हटाना चाहेंगे और ये आने वाली पीढ़ी से हटवाएंगी। क्या करते हैं आप? नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ। जब आप आज बिना घूंघट के बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? घूंघट को लेकर क्या विचार हैं आपके? सर एक्चुअली क्या है कि हम जो है घूंघट में वो सब नहीं कर सकते, जैसा कि महंगाई का ज़माना है और हमारी हेल्प के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, फैमिली वाले भी लोग नहीं आते। अब क्या है कि सेल्फ फैमिली है, तो हम अपने बच्चों की परवरिश करें। तो मेरा जो मकान है वो छोटा है, ज़मीन इतनी नहीं है, ऐसा कोई काम भी नहीं है कि मैं गांव में रहती हूँ तो गांव के हिसाब से कोई काम कर सकूँ। थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए कुछ काम करना चाहती थी। हस्बैंड ने थोड़ी सी आज़ादी दी, उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कर सकते हो और जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। तो मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए मैं इस गाँव के अंदर इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा बीच में जो ये घूंघट है ना, इसी तरीके से जैसे कि मेरे सामने आता है ना, इसी तरीके से हर महिला के सामने आता है सर। तो वो महिलाएं अपने घर को छोड़ के इस पर्दे में कुछ नहीं कर सकती। वो सबसे पहले बोलती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना चाहती हैं, कर नहीं सकती, क्योंकि पर्दा बीच में है। हमारी जो लिमिट है वो हमारे सामने आ जाती है। हमारी लिमिट है कि हमें इससे पर्दे से बाहर नहीं जाना। मैं इस गांव के अंदर कोई काम नहीं कर सकती,
इसलिए मैं बाहर काम कर सकती हूँ, कर रही हूँ। और जो पर्दा है इसका मेरे सामने बहुत बड़ा वो आया कि लास्ट ईयर फरवरी में मैं कहीं से बाहर से आई थी, और जब मैं बाहर से आई थी तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और उन्हें कुछ अड्डे से कुछ सामान लेना था। उन्होंने जो बाइक खड़ी कर दी और मेरे को बोला कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ। बाई चांस अंधेरा हो चुका था और ऊपर से मैंने घूंघट भी किया हुआ था, और मैं इस तरीके से गिरी सर कि मुझे एकदम से पीछे की साइड जैसे मैं गिरी तो आज तक मुझे पेन रहता है, पूरी मतलब बैक जो है मेरी पेन करती है। तो घूंघट की वजह से ऐसा हुआ मेरे साथ। अगर मैं घूंघट नहीं किया होता तो मैं नहीं गिरती। मुझे सबसे बड़ी जो बात है, फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो वो समय कब आया जब आपने घूंघट उठाया? सर ये आपने आज करवाया है। वीडियो मैडम जो आई हैं हमारे गांव में जंदापुर में, हमारी सरपंच दीदी की वजह से इन्होंने ये जो कदम उठाया है और हमें जो पर्दे से बाहर लाने की मुहिम जो इन्होंने जारी की है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन समानता जो हमारी है, जो स्कूल से ही स्टार्ट की जाती है सर। हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें ड्रेस पहनाई जाती है, एक जैसी ड्रेस पहननी है, तो क्यों पहननी है? समानता के लिए। अब हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, तो समानता के उससे हम सबको देख के, हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं जो पर्दा करती हैं, हम उनके बीच में रहते हैं, तो हमारा भी पर्दा करना ज़रूरी हो जाता है सर। लेकिन आज अगर हम पर्दा उठाते हैं तो हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं, और ये हकीकत है कि पर्दे के बीच में आके, पर्दे में रह के हम कोई काम नहीं कर सकते। घर में रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज मुझे प्रॉब्लम आ रही है, उसका मुझे सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारी सरपंच जी हैं, अगर वो पर्दा करती तो ये रियलिटी है कि वो गांव के लिए कोई शायद विकास नहीं कर पाती, क्योंकि हम डिपेंड हो जाते हैं जेंट्सों पे। समझ रहे हो? जेंट्स जो हैं वो करेंगे, वो हमें मंजूर करना पड़ेगा। लेकिन हमारी दीदी बहुत एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इस गांव में बहुत विकास किया जो कि आज तक नहीं हो पाया था और हमें उम्मीद भी नहीं थी। हमारी आशा वर्कर हैं, वो भी पर्दा नहीं करती हैं, तो करते हैं लोग बातें, क्योंकि ये गांव है और नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। नारी एक दूसरे के प्रति जेलसी फील करती हैं या जो भी है, तो वो उसके बारे में चूँ चपड़ कुछ ना कुछ गॉसिपबाजी होती रहती है। मेरे लिए भी करते हैं लोग, लेकिन मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। क्यों? मैं टेंशन फ्री होकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ और अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस घूंघट को लेके, अगर ये घूंघट एक लिमिट तक ख़त्म हो जाता है, मैं ये नहीं कहती कि सभी करें, ठीक है, अपना चाहें तो करें, नहीं चाहते तो ना करें, लेकिन अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसको प्लीज़ ना रोके। गाँव वालों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैडम जो सरपंच हैं उन्होंने घूंघट आज अभी आपने कहा है कि आज से घूंघट मैंने हटा दिया है। हाँ जी। तो घूंघट हटाने के बाद जो सरपंच में है, जो उन्होंने ये अभियान चलाया, घूंघट मुक्त अभियान चलाया, महिलाओं में अवेयरनेस का एक शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने ही कहा नारी नारी की दुश्मन है जी, तो घूंघट को लेकर कहीं ना कहीं ताने भी आपको सहने पड़ेंगे। क्या तैयार हैं आप? जी मैं सुनती हूँ। वैसे भी यहाँ का सर्कल जो है, यहाँ का जो लोग हैं वो इस तरीके के कि अगर लेडीज़ एक दिन घर से बाहर जा रही है, ठीक है, और वो फिर दूसरे दिन जाएगी, तो पक्का है कि उसके बारे में मतलब कानाफूसी ज़रूर होगी। लेकिन जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था अपना काम, तो लोग मुझे देख के ये सोचते थे, मेरे आस पड़ोस के लोग भी, यहाँ तक कि फैमिली वाले लोग भी, इन लॉज जो है सोचते थे कि ये कहाँ जाती है। लेकिन मैंने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की। जब मैंने उस चीज़ की परवाह नहीं की तो मुझे घूंघट की तरफ से भी कोई परवाह नहीं है। आप सभी के सामने आज हमारी वीडियो मैडम आई हुई हैं एक प्रथा को ख़त्म करने के लिए। जो नारियों की दिक्कत है, घूंघट, हम घूंघट में कोई काम नहीं कर सकते, हम ससुर से बात नहीं कर सकते। और किसी घर पे खाली बहू और ससुर हो, उस टाइम क्या करेंगे? कोई बीमार है ससुर, क्या बहू उनकी पानी रोटी क्या नहीं देगी? वो घूंघट में रहेगी, भूखा रखेगी। तो वही आज हमारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमारी वीडियो मैडम आई हुई हैं हमारी पलवल डिस्ट्रिक्ट से। ये हमारी पलवल ब्लॉक की वीडियो मैडम काफ़ी पढ़ी लिखी है। इन्होंने पहले भी घूंघट प्रथा के ऊपर काफ़ी काम किया है। फरीदाबाद में जब इनकी पोस्टिंग थी काफ़ी काम किया है। आज हमारे लक्की है कि आज हम काफ़ी कि हमारे बीच में आज ये आई हुई हैं और इनके हाथों से ये घूंघट प्रथा ख़त्म हो रही है। आप भी ये महसूस करते होगे, घूंघट में हम रहते थे, पहले हमें एक आदमी की ज़रूरत पड़ती थी अपने छोटे छोटे कामों को करने के लिए। आज हम बिजली बिल खुद जाके भरते हैं, हम बैंकों का काम खुद करते हैं। आपको खुद महसूस हो रही है चीज़ें। पंचायत में हमारी पंच हैं, वो भी खुद आ रही हैं, लेडीज़ पंच है। पहले उनके ससुर आते थे, आदमी आते थे, लेकिन अब
हमारी पंच खुद आ रही है। और इतनी खुशी की बात है कि हमारे स्कूल की भी एसएमजी जो प्रधान है वो भी महिला है, हमारी जो इसकी है स्वयं सहायता की वो भी बच्ची नेहा है। तो ऐसे करके आप सभी आगे आ रहे हो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम कोई विरोध नहीं कर रहे किसी कल्चर का, किसी समाज में एक ये पिछड़ा वर्ग है कि हम लड़कियों को नहीं लाना चाहते। आज पुलिस में भी हमारी लड़कियां लग रही हैं, बहू लग रही है, बेटी लग रही है। और मैं इतना सौभाग्य है कि मैं इस गांव में हूँ, मेरे गांव में से एक बहू पुलिस में लगी, उनके ससुराल वालों ने बहुत मेहनत किया और उसको लगवाया है, रोज़ दौड़ने के लिए ले जाते थे, वो हुए हैं। उसके बाद स्कूल अभी पढ़ी लिखी काफ़ी बहुएँ आ रही हैं जो नौकरी पे कर रही हैं, हमारी आशा वर्कर है खुद वो आगे आ रही है, आंगनवाड़ी वाली खुद आगे आ रही है। ये सब नारियाँ हैं, हमारे बीच की हैं। अगर वो घूंघट करती तो आप तक ये सहूलियत नहीं पहुंच पाती। आगे वीडियो मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे, आप कुछ शब्द कहिए मैम। जब हमारे में से ही कई महिलाएं देश की सीमाओं पर पहुंच सकती हैं, वहां पे प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं, महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, तो क्या आज के इस समाज में हमें घूंघट करने का कोई औचित्य रह जाता है? मैं मानती हूँ कि आप लोगों ने अपना पूरा जीवन घूंघट में बिता दिया होगा, पर आप शायद नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी भी जाके आगे घूंघट को करे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है घूंघट। आप अपने भाव, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या है, जब तक आप घूंघट में रहेंगे आप सामने वाले को व्यक्त नहीं कर सकते कि क्या हमारे भाव हैं। तो आपने तो चलो झेला, कम से कम आज आप अपनी आगे की जनरेशन के लिए इस कुप्रथा को दूर करने में हमारा योगदान करें, क्योंकि सरकार एक बच्चा पैदा होता है तब से स्कीम चलाती है, और जब बच्चा जो है वो अंतिम समय तक जब किसी की मृत्यु होती है तब भी स्कीमें चलाती है, लेकिन अवेयरनेस नहीं होती है। अगर आप घूंघट में रहेंगे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्या चल रहा है हमारे समाज में, किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे, या कोई काम नहीं, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक शर्म रहेगी। आप जाकर अपने पब्लिक प्लेस पे आपको नौकरी करनी है, अगर आप घूंघट में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से जो आप कर सकती हैं, जो आपके अंदर एक सामर्थ्य है, उसका पूरा जो है वो आप फ़ायदा उठा पा रही हैं। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, कुछ ना कुछ सामर्थ्य छिपा हुआ है, और उस जो आपकी प्रतिभा है वो इस घूंघट में, आपकी जो अंदर की प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रही है। तो मैं तो आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ, आप लोगों के गांव में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सरपंच साहब ने कहा, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि महिलाएं जो हैं अब चौपाल पे चढ़ने लग गई हैं। ये तो बहुत एक अच्छी प्रथा है, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां भी हो जाएं कि महिलाएं जो हैं वो चौपाल पर चढ़ने लगी हैं। आपने एक ऐसी मिसाल को तोड़ा है, मुझे लगता है शायद अभी हरियाणा के किसी भी गांव में ऐसी नहीं है कि महिलाएं चौपाल पर चढ़ने लगी हैं। जब आप चौपाल पर चढ़ गए तो पर्दा प्रथा तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इज्जत दिल में होनी चाहिए। हो सकता है कि आप किस लिए करते हैं पर्दा, किस लिए? सिर्फ इसीलिए ना कि आप ये दिखा रहे हैं कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं। हो सकता है कि आप अंदर से तो उनको गालियाँ दे रहे हैं और पर्दा करके ये शो कर रहे हैं कि हम इज्जत कर रहे हैं। इज्जत है तो आंखों की एक शर्म होती है, ज़रूरी नहीं कि आप पर्दे से ही वो करेंगे। तो आप अपने लिए ना सही, कम से कम आगे की जनरेशन को, आगे के जो आपके बच्चे हैं उनके लिए एक मिसाल करें कि पर्दा जब आप ख़त्म करेंगे तभी तो उनको भी होगा कि हमें नहीं करना है। देखो, जो सुधार की शुरुआत होती है ना वो हर इंसान के अपने से होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि सामने वाला सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे तब ये जग सुधरेगा। तो हमें अपने से सुधार करने की ज़रूरत करना पड़ेगा, तभी ये सुधार आएगा। ज़रूरी नहीं है कि समाज कानून बना दे या ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा जाए तभी हम ये सब चीज़ें ख़त्म करेंगे। हमें आज ना केवल खुद जागना है, लोगों को भी जगाना है, जागरूक होने की ज़रूरत है। और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आज से इस गाँव में कम से कम आपकी सरपंच इतना एफर्ट्स ले रही है, इस घूंघट प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए। और आप लोग, मैं मानती हूँ कि आज यहाँ से जो घूंघट उतारेंगे इसके बाद कभी नहीं करेंगे। धन्यवाद। आज हमारे बीच में गांव जैंदापुर में हमारी बीडीओ मैम उपमा अरोड़ा जी जो आई हुई हैं, पहले ये फरीदाबाद में भी काम कर चुकी हैं एज ए बीडीओ। वहाँ पे इन्होंने जो घूंघट प्रथा वहाँ पे भी काफ़ी समाप्त किया है, वहाँ को जागरूक किया है लोगों को कि औरतें घूंघट में रह के कब तक काम करेंगी। अभी जैंदापुर में ही हम ले लें कि हमारी एक तो बहू लगी है पुलिस में, अगर वो घूंघट करती तो पुलिस में नहीं लग सकती थी, दिल्ली पुलिस में। और उनके ससुराल वालों ने ही खुद मोटिवेट किया, उनको रेस के लिए खुद ले जाते थे। कोई ले जाता है अपनी बहुओं को रेस करने के लिए, कोई नहीं ले जाता है, पर वो लेके गए हैं। एक परिवार ने तो अपनी बहू को MA BEd भी करवाया है, ससुराल में आने के बाद भेजते हैं बाहर पढ़ने के लिए भी।
हॉस्टल्स में भी रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि अभी हमारे बीच में आशा वर्कर हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, एनएम्स हो गई, जो ये चीज़ हमारे गांव की हैं महिलाएं, अगर ये घूंघट में रहती तो क्या आपको ये सुविधा मिल पाती? या मैं ही घूंघट में रहते, आप मेरे घर पे आ जाते हो बेधड़क, कोई भी टाइम पे आते हो, आ जाते हो। अगर मैं घूंघट में रहते, अपना काम नहीं करते, क्या आप मेरे पास आ सकते थे? जैसे किसी सरपंच के हस्बैंड करते हैं तो आप उनके पास जा पाओगे? घूंघट आप करते हो तो ये चीज़ें, अगर मैं भी घूंघट करते, मैं वो काम नहीं कर सकते, विकास नहीं करा पाते जो करा पाते हैं, आपकी बात आगे तक पहुंचा पाते हैं। हमारे गांव में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ है, जो चीज़ें हैं वो हम पहुंचा पा रहे हैं। अभी तो हमारे गांव में आप खुद भी जा रहे हो, खुद भी समझ रहे हो कि अब तक अड्डे तक भी नहीं जाती थी लेडीज़, पर अभी हम ऑनलाइन फॉर्म्स भरने के लिए अपने अड्डे तक जा रहे हैं, बिजली बिल हम खुद भर रहे हैं। तो एक तरह से घूंघट में रह के नहीं हो पाएगा, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। और बीडीओ मैडम आज ये शुभ कार्य करने के लिए जैंदापुर में आई हुई हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज ये घूंघट प्रथा जो काफ़ी वर्षों से चला आ रहा था, जो एक घुटन है औरतों की, वो आज तोड़ेंगी घूंघट उठवा के आपकी। आगे बीडीओ मैम। आज जैंदापुर में आप सब महिलाओं का, सरपंच साहब का मैं स्वागत करती हूँ और मैं इनका धन्यवाद भी करती हूँ कि इन्होंने मुझे कहा कि मैम आप आइए। के बीच में से ही आपकी महिला सरपंच इतनी एक्टिव हो सकती है, वो इतने अच्छे से काम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में आप में से भी ऐसी कुछ नहीं तो सारी की सारी महिलाएं, तो मैं मानती हूँ कि ऐसे ही आगे आएंगी और इस गांव को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगी, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, हर स्तर पे बहुत अच्छा काम करेंगी। देखो, आप सब लोगों को पता है कि सरकार बहुत स्कीम्स चलाती है। एक बच्चा पैदा होता है तब सरकार स्कीम शुरू कर देती है और हमारे मृत्यु तक सरकार स्कीमें चलाती है, लेकिन जब तक हम उन स्कीमों के बारे में अवेयर नहीं होंगे तो उन स्कीमों का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह से जब तक आप जो कुप्रथाएं प्रचलित रही हैं, जो धीरे धीरे अब ख़त्म हो गई हैं हमारे भारतीय समाज में, जब तक उन्हीं में से एक कुप्रथा है घूंघट प्रथा, जब तक इस कुप्रथा को भी दूर नहीं किया जाता, तो जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आपको पता है कि महिलाएं देश में कितनी जनसंख्या है? आपको पता है कि हमारे देश में महिलाओं की कितनी जनसंख्या है? महिलाओं की जनसंख्या लगभग आधी है जितने पुरुषों की जनसंख्या है। क्या हमारा देश बिना महिलाओं के सहयोग के आगे बढ़ सकता है? जब आधी जनसंख्या महिलाओं की है तो क्या उनके सहयोग के बिना देश आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। तो क्या आप घूंघट में उतना सहयोग कर सकते हैं? जब तक आप अपनी इस पर्दा को नहीं उतारेंगे तो आप आगे नहीं आ पाएंगे, आप एक लीडिंग रोल नहीं अदा कर पाएंगे। आप कैसे? अगर हम अपने देश को आगे बढ़ाना है, विकसित देश बनाना है, तो आपका भी उतनी भागीदारी जरूरी है जितनी पुरुषों की भागीदारी है। और एक्चुअल में तो आप इतना काम करते हो, इतना वो है, बस आपको क्या है, आगे लाने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको स्वयं भी जागना है और अपने आसपास के लोगों को भी जगाना है। ज़रूरी नहीं है आने की ऐसा है हम कोई कानून बना दें तभी पर्दा प्रथा खत्म होगी। हम जब चाहें, ये तो हमारे मानसिक स्तर की बात है, जब हमने मन में सोच लिया कि हमें इसको ख़त्म करना है, उसी दिन से ख़त्म है। ये इज्जत की बात है ना। आप घूंघट को किससे जोड़ते हो? इज्जत से जोड़ते हो, कि सम्मान से, कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन उस सम्मान का क्या फ़ायदा? आप घूंघट के अंदर गाली दे रहे हो। अगर सम्मान करना है आप वैसे करिए बड़े बुजुर्गों का। जो महिलाएं, अगर हम घूंघट नहीं करते तो इसका मतलब क्या हम सम्मान नहीं करते अपने बुजुर्गों का? हम भी उतना ही सम्मान करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि घूंघट करेंगे तभी सम्मान होगा। जब आप घूंघट उतारेंगे तो आप हो सकता है कि ज़्यादा सम्मान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो अब समय आ गया। आप, मुझे लगता है कि आप जितनी महिलाएं बैठे हैं, दिल से कोई महिला, आप खुद बता दीजिए, कोई नहीं चाहती होगी कि उनकी बेटी अगर किस घर में शादी होकर जाए और वो घूंघट में रहे। कोई महिला चाहती होगी? बेटी नहीं चाहते होगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये हमारे विकास में बैरियर है, ये बाधा है, ये घूंघट कहीं ना कहीं लगता होगा। बट क्योंकि हमारे समाज के क्या हमें बंधन में जकड़ दिया कि नहीं, अगर रिस्पेक्ट तभी होगी कि घूंघट ही करना है। जब आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी जिस घर में जाए उसको ना करना पड़े, वो आगे बढ़े, सब महिलाएं चाहती होंगी कि हमारी बेटी भी बहुत आगे पहुँचे। तो आप कहीं ना कहीं आप अपने अंतरात्मा से पूछना। वो एक अलग बात है कि आप हमारे समाज के बंधनों में ये हो कि आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, आपका मन कहता हो कि हमारी बेटी घूंघट नहीं करे। तो उसके लिए आपको पहल आपको करनी पड़ेगी। आप अपना स्वयं हटाओगे तो आपकी बेटी की भी हिम्मत पड़ेगी और वो भी हटाएगी।
तो मेरा आप सब लोगों से आज यही अनुरोध है कि अब इस गांव में तो इस मुहिम को छेड़ ही दीजिए कि इस पूरे गांव को हम पर्दा प्रथा मुक्त करेंगे, ताकि जो ये आपका जब आपका गांव जो एक मिसाल बनने जा रहा है जिसमें महिलाएं चौपाल पे चढ़ सकती हैं। ये तो मेरे को सुन के आश्चर्य हुआ जब मैं आपके गांव में आई तो मैं देखा कि चौपाल पे महिलाएं बैठी हैं। मैंने सरपंच साहिबा से पूछा तो कहती है हमारे गांव में तो चढ़ रही हैं महिलाएं। जब आप उसको तोड़ सकते हो, उसको कि भाई महिलाएं चौपाल पे, तो पर्दा प्रथा तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इज्जत दिल में होनी चाहिए। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि आज आप यहाँ से एक ये ठान कर जाएंगे कि अब पर्दा प्रथा हम यहीं से ख़त्म करेंगे और यहाँ आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आज अपने इस पर्दे को उठा दीजिए और ख़त्म करिए अब इसको प्रथा को। अपना परिचय दो। कविता, मेरे पति का नाम रविंदर है, मैं गांव पावटे की हूँ। कहाँ हुआ वादित, कैसे एक्सीडेंट हुआ? हम मंदिर जा रहे फिर अपने देवर के साथ, देवर मेरा छोटा देवर मेरा कावल लाया था, वहाँ जा रहे थे तो हम पर्दा करके जाते हैं, हमने पर्दा कर रखा था। फिर वहाँ से आ रही थी मैं, तो हमने शिव जी की तस्वीर थी मेरे हाथ में और आगे बड़े बुजुर्ग जा रहे थे, मैंने पर्दा कर रहा था और मेरा दुपट्टा है वो मोटरसाइकिल में आ गया तो मैं गिर गई पर्दे के कारण। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मुझे होश आया था 2-2.5 महीने बाद, जब मैं लेटी हुई थी और मेरे पास सब थे लोग, मेरे बच्चे भी थे, मेरे सास ससुर सब थे। मैंने कहा मैं क्यों लौट रही हूँ मैं, आप कैसे खड़े हो मेरे पास? जब कह रहे हम तो वैसे ही खड़े। जब कहा हो जा तू खड़ी, मैं खड़ी होने की कोशिश करूँ मुझ पर खड़ा नहीं हो जाता। मैंने कि मुझे हुआ क्या है? इन्होंने फ़ोटो दिखाया मुझे फ़ोन में, कि ये तेरा फ़ोटो। मैंने कि ये तो मेरा फ़ोटो है ही नहीं। उन्होंने पट्टी लिपट रखी थी, अब मेरे तो कुछ याद नहीं। मैंने कि नहीं ये मेरा फ़ोटो नहीं है। जब कहा हाँ तेरा ही फ़ोटो है। नहीं मेरा फ़ोटो नहीं है। मुझे हुआ क्या है जो आप मुझे ऐसे लेटा रखी और वो करे? जब कह रहा हमने कोई लिटा रखी तू खड़ी हो जा। मैं क्यों खड़े हो आप मेरे पास? आप सब क्यों खड़े हो मेरे पास? मैं खड़े होने की कोशिश करूँ मुझ पर खड़ा ही नहीं हो जाता। अच्छा, मेरा शरीर पहले वो अधरंग मार गई, समझो, उठा ही नहीं जा रहा था मुझ पर। 2.5 महीने बाद तो ये भी पता चला कि आप अपनी याददाश्त भी भूल चुकी थी। मुझे ये नहीं याद मैं मंदिर गई हूँ कि नहीं गई हूँ। इतना पता है कि हमारे घर में अस्पताल जा रही थी, जब ये कहा था कि आज तेरा देवर कावल लेके आएगा और तो मंदिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं उस दिन सोमवार की बरती थी तो मैंने कहा व्रत खोल कर हम वहाँ पर गए थे मंदिर। वैसे मुझे मंदिर की बात याद है और कुछ भी मुझे बात याद नहीं। कितने साल पहले की घटना है ये 2009 की घटना है। 2009 की। उसके बाद आप कोमा में रहे? मुझे नहीं याद, याददाश्त भूल गए? अब मुझे वो बात कुछ याद ही अधरंग नहीं। हो गया शरीर? हाँ। कुछ भी याद नहीं? नहीं, मुझे उठाते थे तो उठती थी और लेटाते थे तो लेटती थी। अपने आप में मतलब ये है कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी। किसके कारण हुआ ये मैंने पर्दा कर रखा था तो उसमें मैं कुछ देख नहीं पाई, दुपट्टा उसमें आ गया मोटरसाइकिल के। क्यों कर रखा था घूंघट? क्योंकि हमारे पर्दा करते हैं बड़ों के आगे और बहुएं पर्दा करके रखती है। अगर पर्दा करके नहीं रखेगी तो उसे वैसे बताया जाएगा आगे कि इसका क्या रिवाज है। हमारे ये रिवाज नहीं है, पर्दा करना हमारे ज़रूरी है। रिवाज है पर्दे के। आज पर्दा करते हो? नहीं, अब मैं पर्दा नहीं करती। क्यों? क्योंकि पर्दे के कारण मैं ऐसी हालत है कि मैं अभी पूरी तरह हाथ पैर मेरे चल नहीं पाते। बच्चों के लिए पूरा इतनी जल्दी में खाना भी नहीं बना पाती, इनका लंच भी तैयार नहीं कर पाती। मैं अब सुबह जल्दी उठती हूँ पर इतने टाइम तक यूँ हो जाता है। 5 बजे उठकर मैं 7 बजे तक का खाना 8 बजे तक खाना बना पाती हूँ। सब धीरे धीरे चलता है क्योंकि मेरे हाथ से नहीं वजन उठता। इससे मैं गिलास भी नहीं एक हाथ उठा के गिलास नहीं दे सकती, दूसरे हाथ का सहारा चाहिए इसे। कौन सी साइड का अधरंग हुआ था? सीधे हाथ में। तो जब ये एक्सीडेंट हो गया आपका, कितने टाइम 10 साल के करीब 2009 में आपने बताया कि 2009 में एक्सीडेंट हो गया। बच्चे कितने उम्र के थे? कैसे
उनको पालना रविंदर के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज था, घर वालों के लिए भी एक चैलेंज था। बच्चे मेरे छोटे थे, लड़का मेरा 3 साल का था, उस पर आता नहीं था, वो तो नहीं रहता, मैं लेटे रहती थी। फिर बच्चों को मेरे तीनों बच्चों को फिर बहन के इनके भाई है फौजी, उनके पास भेजा बच्चों को, क्योंकि मेरी सास थी, बूढ़ी थी, वो मेरी करती कि मेरे बच्चों की। क्या क्या तकलीफें हुई आपको आपके ऑपरेशन के बाद? मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी। अगर मुझे टॉयलेट जाना होता था तो किसी का सहारा लेना, बुलाना पड़ता था। जब मैं खड़ी होती, जब मैं टॉयलेट जाती, टॉयलेट भी मुझे बैठाते थे, बाथरूम में मुझे बैठाते थे जब मैं बाथरूम करती थी। किचन में क्या बच्चों को खाने के लिए कैसे क्या खाने में क्या प्रॉब्लम आती बताइए? खाना मैं कुछ बनाई पे हाथ से कुछ काट नहीं पाती थी, आटा भी नहीं मान सकती थी, तो मैं खाना कहाँ से बना? जब मेरे हाथ से कुछ चीज़ पकड़ी नहीं जाती थी तो मैं खाना कहाँ से बनाती? 2-2.5 साल तो मैंने खाना वाना कुछ बनाया ही नहीं, औरों के ऊपर रही मैं। आपको क्यों लगता है आपके जीवन में इतना कठिन समय क्यों आया, किस कारण आया? वो मैंने घूंट कर रखा था, उसकी वजह अगर मैं घूंघट नहीं करती, अगर मैं खोल के रखती तो आगे मैं अपने दुपट्टे को सबको मैं देखती, वो मैंने दुपट्टा देखने पड़ा, घूंघट हो रहा था मेरा, इसकी वजह से सारा हो गया। अच्छा, आज की जो कंडीशन है वो कैसी है? अभी भी दिक्कत है? अब इतनी तो देर तक नहीं है, पर दिक्कत है, क्योंकि जल्दी का काम मुझ पर नहीं हो पाता, क्योंकि पैरों से मैं चलती भी हूँ तो पर इतनी जल्दी नहीं चलती, बहुत दिक्कत है। और किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको इसके अलावा? बाहर भी और लोग भी है मेरी तरह, जैसे मुझ पर बोल भी नहीं पाती मैं साफ, मतलब ये था जब मैं बोल भी नहीं पाती थी, सब साफ बोलते थे। ये है कि सब सही चलते थे और मैं अगर सही न चलूँ तो मुझे देखकर बड़ा दुख होता था। अगर मैं पर्दा नहीं करती और नहीं मेरा एक्सीडेंट होता। तो एक्सीडेंट की जो वजह है, जो एक्सीडेंट एक अभिशाप जो एक्सीडेंट हुआ, वो जो घूंघट है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या एक अभिशाप बन के आया? घूंघट की वजह से मुझे बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी घूंघट की वजह से हुई, परेशानी सब जगह घूंघट की वजह से हुई। अगर घूंघट नहीं होता तो ये मेरी दिक्कत नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा, आपने ये तो बताया कि तब आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी जो आपको याद नहीं हुई? सबसे पहले आप कोमा में चली गई, कोमा के बाद आपकी याददाश्त चली गई, याददाश्त के बाद पैरालिसिस हो गई, तब आपको याद नहीं था। अब तो आपको पता है कि आपको क्या क्या हुआ था। नंबर 1 मैं कोमा में चली गई, नंबर 2 में मेरी याददाश्त खो गई, नंबर 3 में मेरा अधरंग मार गया। उसे उन बातों को 10 साल हो गया मुझे उससे निकलते निकलते। ये सब हुआ घूंघट के कारण। तो घूंघट को लेकर आपकी भविष्य में क्या राय है कि क्या घूंघट होना चाहिए या घूंघट करना चाहिए? कि भविष्य में बेटी भी है, बहू भी आएंगी, क्या राय है आपकी घूंघट को लेकर? मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को ऐसी जगह भेजूँ जहाँ पर्दा ना किया जाए, क्योंकि पर्दा से मुझे परेशानी हुई है, आगे चल के मेरे बच्चों को परेशानी न हो, इसलिए मैं पर्दा ना करने वाले घर में दूँगी अपनी बेटियों को। अभी हमने अपनी जेठ की लड़कियों की शादी करी है, मेरे पति ने, उन्होंने भी वहाँ भेजी है लड़कियाँ, वहाँ करिए शादी जहाँ पर्दा नहीं होता, और अब भी उनका भी पर्दा नहीं होता बच्चों का भी। और बहू कैसी लोगे? बहू भी ऐसी लेंगे जो पर्दा ना करे। घूंघट आपके जीवन में अब क्या है? घूंघट की क्या अहमियत रह गई आपके जीवन में, ये बताइए। अब मैं घूंघट नहीं करती, मेरे लिए अब कोई अहमियत नहीं है घूंघट की। क्यों? क्योंकि घूंघट की वजह से मेरा 10 साल हो गए, मुझे जो मेरे चोट लगी है वो सारे घूंघट की वजह से लगी। जीवन में जब आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि जीवन खत्म हो गया, सारी उम्मीद टूट गई, पैरालिसिस हो गया, याददाश्त, कभी मायूसी हुई? हाँ, क्या हुआ? कैसी बात? कई भी हुई। जब मैं लोगों की बातें सुनती हूँ और उनको देखती हूँ, जैसे वो सही चलते हैं, मतलब सही बोलते हैं, और तो उनको बात देखकर मुझे बहुत वो दुख हुआ। ये सारा मेरा घूंट की वजह से जो मुझे परेशानी हो रही है। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैं समाज को ये देना चाहूँगी कि अपने बेटी और बहू को पर्दा ना कराए और बिगर पर्दे के रखे, क्योंकि पर्दे से बहुत दिक्कत आती है। कविता जी, आपने जैसा बताया कि एक घूंघट आपके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ और उससे पहले आपका जो जीवन शैली थी आपके पति के साथ, जो आप स्वस्थ थी 100%, कि आपने और आपके पति ने क्या सपने सजोए थे बच्चों के लिए? हम दोनों ने बहुत अच्छे सपने सजोए थे, पर जिस वजह से मेरा घूंघट की वजह से मेरा जो एक्सीडेंट हुआ, अब वो सपने अधूरे रह गए, क्योंकि ना मैं ठीक से वो कर पाती थी उन बातों को। जब छोटा बच्चा था, हमारा बेटा था, बेटी थी, हमने कहा हम उसे उस स्कूल में डालेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे, लेके जाएंगे बच्चों को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चे मेरी चोट लग गई उस घूंघट की वजह से। फिर हमने बच्चे अपनी बहन के पास भेजे, उन्होंने बच्चों का वो किया, सारा पालन पोषण मेरे बच्चों का जब उन्होंने किया। कविता जी, ये घूंघट की वजह से एक आपके जीवन में एक अंधकार छा गया, एक घूंघट एक अभिशाप बन गया, कैसे? मेरे घूंघट की वजह से मैंने और मेरे पति ने जो सपने देखे थे बच्चों के लाड प्यार पालन पोषण के लिए, वो अधूरे रह गए, क्योंकि उसकी बच्चे हमें दूसरे के घर भेजने पड़े। जो हमने सपने देखे बच्चों को ऐसे पोषण करेंगे, ऐसे लाड करेंगे, ऐसे वो करेंगे, वो अधूरे रह गए। तो इस घूंघट की वजह से? हाँ, घूंघट की वजह से। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिखा है। मेरे पापा का नाम रविंद्र कुमार है। मम्मी का नाम कविता देवी है। आपका शिखा नाम है? हाँ जी। बेटा, आपको मम्मी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, जो घटना घटी, याद है? याद है थोड़ी सी। क्या याद है आपको? कितनी उम्र थी आपकी उस समय? 9 साल थी मेरी उम्र तब। जब हम जोशीमठ थे, अपने ताऊजी के साथ रहते थे, जब फ़ोन आया कि मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, तब हम रोए। फिर जब हम गांव गए थे तो मम्मी को हमने देखा कि जिंदा लाश की तरह चारपाई पे लेटी हुई है। तो एक इंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। रात में जब मैं मम्मी के साथ ही हाथ पकड़ के सोई हुई थी, तो मम्मी को दौरा चढ़ा और मम्मी ने मेरा हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। तब से फिर मेरे को मम्मी से डर लगने लगा। फिर मम्मी से थोड़ी सी दूर हो गई थी उस टाइम। तो आज इतना समय हो गया, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अब मैं BBA सेकेंड ईयर कॉलेज। आज इतने बड़े हो गए हो आप, अब मम्मी के साथ अपना किस तरीके से टाइम उनकी सेवा कैसे करते हो आप? मम्मी की सेवा, हम सुबह जल्दी उठते हैं, खाना वाना हेल्प करते हैं, क्योंकि मम्मी से अभी नहीं हो पाता है अच्छे से, मम्मी चल नहीं पाती है और काम भी इतनी जल्दी मम्मी से फास्टली नहीं हो पाता है, तो उनकी हेल्प करते हैं और मालिश करते हैं उनके हाथ पैर की। तो ये पता है आपकी मम्मी की ये हालत क्यों हुई, किस वजह से हुई? हाँ, जब वो बाइक पे जा रहे थे तो उन्होंने घूंघट करा हुआ था, तो जिस वजह से जो उनकी चुन्नी थी वो टायर में आ गई, जिस वजह से वो देख नहीं पाई थी उस घूंघट की वजह से, तो उस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया था। आपकी छोटी उम्र उस समय करीबन 10 साल पहले, आपके 2 छोटी बहन और एक भाई भी जिसकी उम्र 3-4 साल रही, तो आप जब आपने मम्मी को देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, कितना लाइफ का क्या मतलब कितना स्ट्रगल हुआ उस टाइम मम्मी को इस जिंदा लाश की तरह देख के? बहुत ज़्यादा हुआ। करते हो आप? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जब मम्मी चल भी नहीं पाती थी अच्छे से, बैठ भी नहीं पाती थी, हम जब उन्हें देखते थे तो हमें वो प्यार चाहिए था जो मम्मी दे नहीं पाती थी हमें उस टाइम पे। बहुत बुरा लगता था उस टाइम देख के, और उस टाइम भाई बहनों को की तरफ देख के भी थोड़ा सा चलना पड़ता था, क्योंकि अगर उस टाइम मम्मी उस टाइम प्यार नहीं दे रही और हमें घर वालों की तरफ से भी इतनी अटेंशन नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो मम्मी की सेवा करते रहते थे। आज मम्मी भी अब धीरे धीरे करके इम्प्रूव, अब आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो अब जब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, मम्मी प्रॉपर तरीके से काम कर पाती है? नहीं, प्रॉपर तरीके से तो नहीं कर पाती है मम्मी। अब भी मम्मी के सर में प्रॉब्लम है, अब भी मम्मी को चक्कर आते हैं, दौरे चढ़ते हैं, कुछ भी छोटी सी चीज़ ही मम्मी के दिमाग में अगर वो हिट हो जाती है तो उससे मम्मी को चक्कर आ जाते हैं। तो क्या ये कहें कि ये जो आपकी मम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ
और जो आपकी लाइफ, आपके परिवार को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, वो उसकी वजह क्या रही? घूंघट? समहाउ हमारे गांव की मेंटालिटी ऐसी हो रखी है कि घूंघट के ऊपर कैरेक्टर डिस्क्राइब कर दिया जाता है लेडीज़ का। और उस टाइम अगर मम्मी ने घूंघट नहीं कर रखा होता तो शायद मम्मी को वो चुन्नी दिख जाती जो बाइक पे अटकी हुई थी। घूंघट की वजह से हुआ। पूरी तरीके से घूंघट ने आपके सपने, आपके मम्मी लाइफ के, चेंज कर दी आपके पापा पूरी। के जो सपने सजोए थे, जो आपको बचपन में प्यार दुलार जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया वो हमें। नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? जस्ट बिकॉज ऑफ घूंघट। वो अगर उस टाइम मम्मी एक बार देख लेती तो शायद ये पूरी लाइफ हमें वो प्यार वो वापस तो आ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ घूंघट की वजह से। घूंघट ने हमारी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उस घूंघट की वजह से हमें माँ का प्यार दुलार, वो परवरिश नहीं मिल पाई जो हमें मिलनी चाहिए थी। तो बेटा आपकी शादी होगी तो क्या आप घूंघट करेंगे? नहीं, उस टाइम घूंघट नहीं, क्योंकि घूंघट की वजह से लाइफ हमारी बिल्कुल चेंज हो गई, तो इस वजह से घूंघट नहीं होता। अभी आपने एक बात बताई कि घूंघट को करैक्टर से देखा जाता है। हाँ जी। क्या 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 कैसे, इसके बारे में बताओ। घूंघट इसलिए क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो घूंघट को कैरेक्टर डिस्क्राइब ऐसे करते कि अगर कोई बहू बेटी चुन्नी नहीं रखेगी, घूंघट नहीं रखेगी, तो कैरेक्टर डिस्क्राइब जैसे कि वो लाज शर्म नहीं है उसमें, रिस्पेक्ट करना नहीं जानते वो बड़ों बुजुर्ग की। हमारे घूंघट का मतलब ये होता है घूंघट रखना, इज्जत करना बड़ों की। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा अगर बेटियां घर पे घूंघट नहीं रखती मम्मी पापा के साथ सामने, तो अगर दूसरे घर जाके भी वो भी तो माँ बाप ही है, तो उनके सामने घूंघट करना ज़रूरी नहीं। इज़्ज़त तो दिल से की जाती है, घूंघट से डिस्क्राइब नहीं होता कि कितना इज़्ज़त करते हैं कितना इज़्ज़त नहीं करते। अब घूंघट आपकी ज़िंदगी में, घूंघट एक शब्द एक ऐसा है जिसके कारण इतना सब कुछ हुआ। अब घूंघट की क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी में? मेरे लिए घूंघट की अहमियत कुछ नहीं है इस वक्त, क्योंकि घूंघट की वजह से ही मम्मी की ये हालत हुई है आज। वो हम अब भी फेस करते हैं, जब मम्मी को चक्कर आते हैं, दौरे चढ़ते हैं, तब भी हम वो फेस करते हैं, तो वो घूंघट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।